हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? सभी अच्छे हैं? चलो, तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर 18वां कंटिन्यू है। ठीक है, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। ठीक है भाई, तो शरीर द्रव तथा परिसंचरण में जो हमने बात कर ली है वो प्लाज्मा के बारे में बात कर ली है। ठीक है, किसके बारे में बात कर ली है? प्लाज्मा के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि बाई मिस्टेक कल की जो वीडियो थी वो रिमूव हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये जो वीडियो है इसको दोबारा अपलोड किया जाएगा आज। ठीक है, ताकि कुछ जो बच्चे हैं जो लाइव नहीं देख पाते, बाद में वो वीडियो देखते हैं, है ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है भाई। हाँ, तो आज की जो ये वीडियो है वो कल जैसी ही वीडियो है, उसी को हम रिपीट करने जा रहे हैं ताकि आपकी यूट्यूब लिस्ट में सारी वीडियो कंटिन्यू बनी रहे, है ना। चलिए, तो हम और उसको समझने की कोशिश करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी समझते रहिए और कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो कल जो हमने बात की थी वो रक्त कणिकाओं के बारे में बात चल रही थी, है ना। तो रक्त कणिकाओं में हमने क्या देख लिया? रक्त कणिकाओं में हमने पहले कुछ पॉइंट्स देखे, जैसे कि जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 45% होती हैं, है ना। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमने एक और क्वेश्चन देखा था, हीमेटोक्रिट। क्या देखा था? हीमेटोक्रिट। तो क्या है हीमेटोक्रिट? हीमेटोक्रिट का मतलब होता है कि मतलब हमारे ब्लड में जो रुधिर कणिकाओं की परसेंटेज है हम उसे हीमेटोक्रिट बोल के चलते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम बात करते हैं अपने मोस्ट वन पहली रक्त कणिका जिसका नाम है लाल, एक मिनट इस बोर्ड को थोड़ा, हाँ, लाल रुधिर कणिका। कहाँ से मिस्टेक कर रहा है ये? हाँ ठीक है, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, अच्छा मैं ग्रीन मार्कर लेना भूल गया, चलो कोई बात नहीं है ना। हाँ, तो लाल रुधिर कणिका, ये जो लाल रुधिर कणिका है इसको हम क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस्कल। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल, या इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे आरबीसी। क्या बोलेंगे भाई? आरबीसी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? वैसे हम बोल देते हैं रेड ब्लड सेल्स, लेकिन इसका जो मेडिकल जो शब्द है, टर्म है, वो है कॉर्पस्कल। सी का मतलब क्या होता है? कॉर्पस्कल। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको, लाल रुधिर कणिका जिसको हम आरबीसी बोल के चलेंगे, रेड ब्लड कॉर्पस्कल बोल के चलेंगे। ठीक है, इसमें लिखते हैं भाई, चलिए, इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट,
इनका आकार 7 से 8 μm होता है। पहले आप लिखते चलिए, फिर उसके बाद हम इसको समझेंगे। नोट लगाइए, फिर एक नोट। कशेरुकी प्राणियों में एम्फीबिया को बोला जाता है ओभयचर। कशेरुकी प्राणियों में एम्फीबिया की आरबीसी सबसे बड़ी, जबकि स्तनधारी जिनको बोलते हैं मैमल्स, स्तनधारी की आरबीसी सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, स्तनधारियों में हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी, जबकि कस्तूरी मृग जिसको मस्क डियर बोल के चलते हैं की आरबीसी सबसे छोटी होती है। ठीक है, नोट कीजिए इन लाइनों को आप। लिख ली सभी ने? ठीक है, चलिए तो ध्यान से आप मेरी बात को समझो। हमारी जो सबसे पहली सेल है या ब्लड कॉर्पस्कल्स है, जिसको मैं रक्त कणिका बोल रहा हूं, तो वो होती है आरबीसी, लाल रुधिर कणिका। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में हालांकि हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़े छोटे रूप में हमने उसको पढ़ा है। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ पर एक तो विस्तृत रूप से अपनी आरबीसी के बारे में बात करेंगे, और इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। ठीक है भाई? हाँ, बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट हम आपके लिए नहीं छोड़ेंगे कन्फ्यूजन वाला। ठीक है, लेकिन ध्यान से आप समझते हुए चलो, केवल ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन कि जो आरबीसी होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है, या मैं कहूं कि मेडिकल भाषा में जो आरबीसी है उसका नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, हम आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट के। इन पे सभी पे अंडरलाइन भी आप कर लेना भाई, है ना। एरिथ्रोसाइट के नाम से हम इसे जानते हैं। किसको? आरबीसी को। ठीक है, दूसरी बात,
कि यदि हम इनके आकार की बात करें, आरबीसी के यदि आकार की हम बात करें तो इनका, अरे यार आकार नहीं, सॉरी मैं भूल गया, इनका व्यास, एक मिस्टेक ये थोड़ी हो गई है ना, इनका व्यास आप कीजिए। आकार भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा उपयुक्त रहेगा व्यास यदि आप लिखे तो, है ना। व्यास, आकार के नीचे साइड में ही आप व्यास कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो व्यास है वो 7 से 8 म्यू एम होता है। कितना होता है? 7 से 8 म्यू एम होता है, ठीक है। अब नोट में मैंने क्या पॉइंट लिखाया है, नोट वाले पॉइंट को जरा ध्यान से आप पढ़ो, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। देखिए भाई, ये जो मैंने आरबीसी का व्यास लिखाया है ना, या मैंने इसका जो आकार लिखाया है, ये मानव की आरबीसी का व्यास है, हमारी आरबीसी का व्यास है, ठीक है। वो ये कहता है कि कशेरुकी प्राणियों में, अब कशेरुकी शब्द आप नहीं जानते है ना, कशेरुकी को इंग्लिश में बोला जाता है कॉर्डेट या कॉर्डेटा, ठीक है। तो जो जंतु हैं उनको मुख्य रूप से 2 संघों में बांटा गया। संघ, एक संघ होता है कॉर्डेटा और एक होता है नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा का मतलब ये होता है कि ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए। क्या पाई जाए? रीढ़ की हड्डी। और ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं हो उन्हें हम रखते हैं नॉन कॉर्डेटा में, और जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें हम रखते हैं कॉर्डेटा में। समझ में आ गई बात? और डिटेल में जो है बात है वो हम अभी जब हम बॉटनी स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग के चैप्टर, तो वहाँ हम प्लांटों का और जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन समझेंगे कि आखिर इनको किस प्रकार वर्गीकृत किया, तो वहाँ हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कशेरुकी इतना समझो कि ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी हो, बस इतना समझ के चलो आप अभी। तो ये कहता है कि कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उनमें जो एम्फीबिया वर्ग है, और एम्फीबिया को बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। उभयचर का मतलब होता है ऐसे प्राणी जो जल और थल दोनों में ही रह सकते हैं, उन्हें हम उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक, जैसे मेढक, ठीक है। तो उभयचर की जो आरबीसी होती है, मतलब उभयचरों की जो आरबीसी होती है वो तो सबसे बड़ी होती है, उनसे बड़ी आरबीसी और किसी की नहीं होती है ना, समझ रहे? हाँ, 66 से 193 म्यू एम तक होती है उनकी ना, लेकिन आपको इसके कोई मतलब नहीं है कि कितना व्यास वगैरह होता है उनका ना। इतना याद रखो कि एम्फीबिया की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, जबकि स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटी होती है। और स्तनधारी को हम बोलते हैं इंग्लिश में, या मेडिकल टर्म है उनका, मैमल्स। क्या है? मैमल्स। अब स्तनधारी क्या होता है? स्तन का मतलब स्तन है ना, और धारी का मतलब धारण करने वाला। तो ऐसे प्राणी जो स्तन धारण करते हैं, अर्थात अपने बच्चों को स्तनपान या दुग्धपान कराते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्तनधारी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम, आप देख सकते हैं जो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो सभी स्तनधारी हैं, है ना। तो स्तनधारी की आरबीसी सबसे छोटी होती है। तो यहां से नीट में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, कि निम्न में से किसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। तो वहां कुछ वर्ग दे दिए गए हैं ना, उनमें जैसे स्तनधारी भी था, तो किसकी रहेगी? स्तनधारी की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब स्तनधारी भी बहुत होते हैं भाई, बहुत प्राणी है स्तनधारियों में। अब स्तनधारियों में भी जो हाथी होता है उसकी आरबीसी सबसे बड़ी, मतलब केवल स्तनधारी की बात चल रही है, नहीं आई बात समझ में?
वैसे सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी? एम्फीबिया वर्ग के प्राणियों की। लेकिन यदि हम स्तनधारियों की पर्सनल बात करें तो सभी स्तनधारियों में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो हाथी की होती है, ठीक है। जबकि कस्तूरी मृग, मस्क डियर जिसको बोलते हैं, कस्तूरी मृग आपने देखा होगा जिससे एक सुगंधित पदार्थ, इत्र जैसा पदार्थ हम प्राप्त करते ना, कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? नहीं आई तो ये पॉइंट आपको याद हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में यकृत, प्लीहा व थाइमस में होता है, जबकि वयस्क अवस्था में लाल अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं हम रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा में होता है। यहां मैं आपको एक बात और लिखा देता हूं, जहां आपने लाल अस्थि मज्जा लिखा है ना, उसके नीचे आप एक पॉइंट और लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेपेटोपोइटिक ऊतक। हेपेटोपोइटिक ऊतक बताऊंगा मैं ये क्या चीज है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। नेक्स्ट, आरबीसी निर्माण में, अब ये देखो ये अलग पॉइंट मुझे याद आ गया ना, तो इसको भी आप लिख लेना, ठीक है। आरबीसी निर्माण में 72 घंटे लगते हैं। तो कल ये मैंने नहीं बताया था आपको, आज मुझे याद आ गया है ना, तो मैंने ये लिखा दिया। समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, क्योंकि दिमाग के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें, मतलब फुल डीपली नॉलेज जिसको हम बोलते हैं ना। तो लेकिन कई बार क्या है, वो कई बार निकलते हैं, कई बार नहीं निकलते ना। समझ में आ रही है बात? हाँ, अब जैसे मुझे ये निर्माण में जैसे याद आ गया तो मैंने इसको लिख दिया यहीं पर, है ना। कल हो सकता था बाद में बताता, लेकिन बताता जरूर, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अब मैंने यहां लिखा दिया क्योंकि निर्माण की बात चल रही थी इसीलिए। तो एरिथ्रोपोइसिस और आरबीसी निर्माण 72 घंटे लगते हैं, लिख लिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की संख्या वयस्क पुरुष में जिसको हम बोलते हैं घन मिमी, जबकि
महिला में 45 से 48 लाख पर MMQ होती हैं, है ना। तो आप यहीं पे एक बॉक्स में आगे लिख लेना, एक बॉक्स में 1 MMQ बराबर 0.001 ml, ये पॉइंट भी आप लिख लेना, ठीक है। नोट कर लीजिए इनको, पहले लिखो फिर हम इसको समझेंगे आराम से। लिख लिया सभी, नोट कर लिया ना। चलिए सुनिए तो भाई, क्या कह रहे हैं ये पॉइंट। पहला पॉइंट कहता है, हम अब निर्माण की बात कर रहे हैं, आरबीसी के निर्माण की। तो जो आरबीसी का निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था में, यानी कि एम्ब्रियोनिक फेज में, भ्रूण को इंग्लिश में एम्ब्रियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्ब्रियो, है ना। तो भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण है, देखो यकृत में, प्लीहा में और थाइमस में। प्लीहा का जो इंग्लिश नाम है वो आप जरूर लिख के चलें, इसको ना स्प्लीन बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं SPLEEN, स्प्लीन, ठीक है। हालांकि कल भी मैं इसको नोट करा चुका था, और जो बच्चे नए हैं वो आज इसको नोट करें, क्योंकि रोज नए बच्चे जुड़ते ही रहते हैं भाई। तो प्लीहा को स्प्लीन बोला जाता है ना। हाँ, मैं सारी चीज अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए, आरबीसी का जो निर्माण है वो भ्रूणीय अवस्था में, मतलब जब एक शिशु मां के गर्भ के अंदर होता है तब उसकी बॉडी के अंदर आरबीसी का जो निर्माण होता है ना, वो यकृत में, प्लीहा में और थाइमस में होता है, ठीक है। जबकि जन्म लेने के बाद उसके अंदर जो आरबीसी का निर्माण है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। और लाल अस्थि मज्जा को हम क्या बोलते हैं? रेड बोन मैरो। क्या बोलते हैं भाई? रेड बोन मैरो, है ना। क्योंकि अस्थि मतलब हड्डी, और अस्थि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन बोलते हैं। बोन, क्या बोलते हैं? बोन, ठीक है। मज्जा, मज्जा मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मज्जा यदि कहीं भी शब्द मिले आपको, समझ लेना बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, बीच वाला भाग। जो हमारे पौधे होते हैं ना, प्लांट होते हैं, इनके बीच में भी जो बीच का भाग होता है उसको भी हम मज्जा या पिथ बोलते हैं। देखो, वहां जो मज्जा है प्लांट में, उसका इंग्लिश नाम होता है पिथ, लेकिन यहां जो मज्जा है उसको हम बोलते हैं मैरो। लेकिन होता ये सेंटर वाला पार्ट है। पौधा देखा है, प्लांट का तना कभी काटा है? पूरा एक पौधा है, उसके आप तने को काट दीजिए, है ना। एक प्लांट आपने काटा तो उस तने में आप देखना सेंटर में, जैसे देखो एक बात मैं आपको बताऊं, ये गोल होता है, गोल प्लांट है,
है कि नहीं। इसको जब हम काटते हैं ना तो बीच में हमें कुछ अलग से भाग इसका दिखाई देता है, उसका कलर भी थोड़ा डार्क होता है, ठीक है। तो यही मज्जा वाला पार्ट होता है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम फ्लोएम ऊतक का नाम सुना है, जो जल का परिवहन और भोजन का परिवहन कराते हैं, वो सारी चीज यहीं पर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बॉटनी पढ़ेंगे तो आप विशेषज्ञ बन जाएंगे प्लांटों के बारे में, है ना। हाँ चलिए, फिलहाल यहाँ के विशेषज्ञ बन लीजिए आप। देखिए भाई, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन याद रख के चलो कि भाई जो आरबीसी का निर्माण है ना, वो एम्ब्रियोनिक फेज में तो यकृत, थाइमस और पिलिया में होता है, लेकिन वयस्क अवस्था में आरबीसी जो बनती हैं वो रेड बोन मैरो में बनती हैं। कहाँ पे बनती हैं? रेड बोन मैरो में बनती हैं। क्लियर? अच्छा, ये जो रेड बोन मैरो है, यहां पर भी एक स्पेशल ऊतक होता है और उस ऊतक का नाम होता है हेपेटोपोइटिक ऊतक। क्या नाम होता है? हेपेटोपोइटिक ऊतक। तो हेपेटोपोइटिक ऊतक में इन आरबीसी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बुक में भी नहीं मिलेगा, है ना, लेकिन ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि आरबीसी का निर्माण किस ऊतक से होता है। समझ में आ गई बात? ये फुल डीपली बात मैं आपको लिखा रहा हूं, इसको फुल डीपली मतलब जितना अंदर तक हम जा सकते हैं ना नॉलेज के लिए, उतने अंदर से खोद कर लाया हूं मैं इस ऊतक को। समझ में आ गई बात? हाँ, हेपेटोपोइटिक ऊतक ये एक ऐसा टिश्यू होता है जिस टिश्यू के माध्यम से हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है भाई। अस्थि मज्जा से तो होगा ही, लेकिन अस्थि मज्जा में भी स्पेशल जो ऊतक होगा हेपेटोपोइटिक, उससे होता है। क्लियर? तो निर्माण की बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट कि आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। समझ में आई कि बात नहीं आई मेरी? एरिथ्रोपोइसिस एक बहुत सिंपल सा टर्म है। क्या? जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई एरिथ्रोपोइसिस क्या है, तो आप सीधा सा बोलेंगे जो आरबीसी का निर्माण होता है ना, तो इस प्रक्रिया को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। अर्थात आरबीसी निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आरबीसी का जो निर्माण होता है उस निर्माण को होने में 72 घंटे लगते हैं। मतलब 3 दिन में हमारी आरबीसी बनकर तैयार होती हैं। जितनी भी आरबीसी बनती हैं, मान लीजिए एक आरबीसी का निर्माण होना है तो वो कितने घंटे में बनेगी? 72 घंटे में। अब ऐसा मत समझना कि 72 घंटे में शरीर में एक ही आरबीसी बने, बहुत सारी बनती रहती हैं, ठीक है, लेकिन उनको बनने में कितना टाइम लगेगा? 72 घंटे लगेंगे, ठीक है, ये भी आप याद रख के चलना। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ के चलनी है, वो है इनकी संख्या, कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। आरबीसी की संख्या को हालांकि हम 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें ये सिस्टम इनकी संख्या का अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या सिस्टम है। क्या पूरे शरीर में 50 से 55 लाख आरबीसी हैं? समझ में आ गई मेरी बात? या कितनी आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और ये 50 से 55 लाख पर MMQ जो इसने यूनिट दी है, ये क्या सिस्टम है भाई? तो ये MMQ जिसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर या मैं कहूं घन में भी आप बोल के चलते हैं, क्यूबिक मिलीमीटर, मिलीमीटर,
मिलीमीटर आप बोलेंगे, मिमी नहीं। मिमी का मतलब भाई मिलीमीटर आप मान के चलेंगे, मिलीमीटर, ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर। तो 50, अच्छा मैं आपको यहां एक बात बता देता हूं अब, कि मान एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति कौन सा होता है? जिसकी हाइट फुल है, वेट 70 kg है, बिल्कुल भी फैट नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, तो उसे हम एक हेल्दी पर्सन मानते हैं। और यंग एज में होता है, 21 प्लस होता है, तो उसकी बॉडी में टोटल जो ब्लड है वो 5200 ml, कितना? 5200 ml होता है, 5200 ml। मैं आपसे बोलता हूं ना, वजन का 7 से 8%। अब जैसे कल कुछ बच्चों ने तुरंत क्वेश्चन भी पूछे थे कि सर बच्चों का और बूढ़े लोगों का भी इतना ही ब्लड होगा क्या? तो भाई मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी वृद्ध व्यक्ति है और उसका शरीर थोड़ा थका हुआ है, तो आप उसमें वेट देखिए केवल, और वजन का 8% आप निकालिए, वही उसके ब्लड की मात्रा आएगी, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है और बहुत मोटा है, मतलब 100-125 kg, फिर भी उसका वजन है, अब उसमें कोई 8-10 लीटर ब्लड थोड़ी होगा, समझ रहे ना आप मेरी बात को? हाँ, वो तो क्या है, फैट का वजन है ना। और जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका वेट देखिए, बस 8% कीजिए, वो ब्लड की मात्रा आ जाएगी, है ना भाई। चलिए, तो ध्यान से आप मेरी बात को समझो। घन मिमी, प्रति घन मिमी कह रहा हूं मैं, तो प्रति घन मिमी का मतलब हो गया 1 mmQ, हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आपको बता दूं, 1 mmQ का जो मतलब होता है वो ये होता है 0.001 ml। मतलब 1 ml का 1 मिलीलीटर का, समझ रहे आप मेरी बात को? हमारे शरीर में टोटल रुधिर कितना, स्वस्थ व्यक्ति के में 5200 मिलीलीटर, 5200 मिलीलीटर, यानी कि 5 से 6 लीटर, लीटर और 5200 मिलीलीटर, क्लियर? अच्छा, मतलब 5200 ml, लेकिन 1 ml के 1000 में भाग में 50 से 55 लाख आरबीसी होती हैं। आप कल्पना कीजिए कितनी आरबीसी हमारे शरीर के अंदर होती हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। वैसे काउंट की जाती हैं पर टोटल नहीं कर सकते। ये काउंट करके ही तो बताया है हमने 50 से 55 लाख। समझ में आ गई बात, है ना? तो इस पर MMQ का मतलब आप समझ गए। वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपके शरीर के 0.001 ml ब्लड में 50 से 55 लाख आरबीसी हैं। क्लियर बात? ठीक है। यदि आप 1 ml में ब्लड की आरबीसी की संख्या निकालेंगे ना, तो आपको 55 लाख मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा, और जितना मान आएगा वो आपके 1 ml ब्लड में आएगा। कितना? 55 लाख मल्टीप्लाई 1000। समझ रहे हैं आप? बराबर में जो आएगा ना, वो जो संख्या आपको मिलेगी वो 1 ml रक्त की मिलेगी केवल। अब जो संख्या मिले उसमें मल्टीप्लाई 5200 कीजिए, तब आपकी टोटल आरबीसी निकलेंगी आपकी बॉडी के अंदर की, यदि हम 5200 ml ब्लड मान के चलें। ठीक है, तो आप कल्पना कीजिए कितनी आरबीसी हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो आपको ये MMQ का सिस्टम समझ में आ गया आज। ये कंफ्यूजन, ये डाउट आपका आज खत्म हो गया कि ये MMQ का क्या मतलब है। क्लियर बात? एक बहुत सिंपल सा मतलब है, केवल वो ml की यूनिट इसने दी है वहां पर। समझ में आ गई बात? हाँ। तो ये तो पुरुष की बात है, और ये महिला की बात है भैया। 45 से 48 लाख, आप जानते ही हैं महिलाओं में कहीं ना कहीं कमी तो होती रहती है ना? समझ रहे ना आप मेरी बात को?
इनमें आरबीसी भी कम होती हैं। इनमें एक चीज बहुत ज्यादा होती है, गलत मत समझो आप। वो क्या होता है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि महिलाओं की, पीयूष ग्रंथि महिलाओं की पुरुषों से थोड़ी बड़ी होती है। क्यों होती है भाई? क्योंकि पीयूष ग्रंथि प्रेगनेंसी के समय इनमें कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन रिलीज करती है, इसलिए उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ, तो महिलाओं में 45 से 48 लाख पर mm की आरबीसी होती है, जबकि पुरुषों में 50 से 55 लाख पर mm की होती है। ठीक है, तो ये संख्या की बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना? ठीक है भाई। और ये मैंने अस्थि मज्जा, मैं अस्थि मज्जा और एक बार आपको और बता देता हूँ, जो कुछ नए बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। कल तो मैं आपको बता दिया था कि अस्थि मज्जा कहाँ है, जिन बच्चों ने लाइव देखी उनको तो फायदा हो गया आज, है ना? चलिए, तो देखिए भाई, मान लीजिए ये हमारी बोन है, अस्थि जिसको बोलेंगे, हड्डी। तो हड्डियों के सेंटर में कुछ कमजोर पदार्थ होता है, एक कमजोर भाग होता है हड्डियों के सेंटर में। ठीक है, तो उस कमजोर भाग को ही हम क्या बोलते हैं? उस कमजोर भाग को ही हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। बात समझ में आ रही है? अस्थि मज्जा किसको बोलेंगे? जो कमजोर भाग, मतलब मैं कहूं कि जितनी भी हमारी लंबी अस्थियां हैं, लंबी अस्थियां जैसे ये वाली, है ना, ये वाली, है ना, ये वाली जांघों वाली, ये सभी हमारी लंबी अस्थियां हैं। तो इन अस्थियों के बीच में जो संरचना होती है उसे हम लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं। और यहीं पर एक मज्जा और होती है जिसको हम पीली अस्थि मज्जा बोलते हैं। दो प्रकार की बोन मैरो होती हैं, एक रेड और एक येलो। जो रेड है वही हमसे पूछी जाती है, येलो का जिक्र बहुत कम ही मिलता है, नए के बराबर मिलता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो येलो बोन मैरो होती है वो फैट का संग्रह करती है हमारी हड्डियों के अंदर, वसा का संचय करती है। जबकि रेड बोन मैरो है वो हमारे लिए ब्लड का फॉर्मेशन करती है, रक्त का निर्माण, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी आती है। क्लियर? तो अस्थि मज्जा भी आप समझ गए भाई क्या होती है अस्थि मज्जा, है ना? चलिए, तो कल शायद हमने यहीं तक बात की थी, है ना भाई? तो आज भी हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि कल से फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी बातें चल रही है, मैं आपको बता दूं, मैं आपको हर पॉइंट फुल डीपली नॉलेज से, डिटेल से हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी शब्द ऐसा नहीं रहे जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके नोट्स हैं ना वो चल रहे हैं। आप इनको 11th लेवल से मत देखना, ये 11th प्लस नीट के और हर कंपटीशन एग्जाम के मतलब के नोट्स चल रहे हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, तो आपको फुल नॉलेज यहाँ पर मिल रही है। यदि आपको कोई दिक्कत अभी आ रही हो तो मेरे से बात कर सकते हैं, है ना? कमेंट करके मुझे बता सकते हैं यदि आपकी कोई समस्या है। और उसके अलावा जो बच्चे नए हैं मैं उनसे दोबारा बोल देना चाहता हूँ कि नोट्स जरूर तैयार करते जाएं। 2 पेन, ग्रीन ब्लू ब्लैक जो भी है, आपके 2 पेन लेकर और बढ़िया हैंड राइटिंग और टॉपिक लगा के बिल्कुल इसी प्रकार से अंडरलाइन कर करके वो सारी चीज़ें आप बढ़िया एक व्यवस्थित नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है भाई? तो बाकी बातें करेंगे अब कल।